ठीक है जी। नमस्ते स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एलिफेटिक कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 में फिर से वेलकम किया जाता है। अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, एलिफेटिक कंपाउंड के एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ। उससे पहले आप सभी लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी पैरेलली चल ही रही होगी, आप टॉपिक को पैरेलली तैयार करते जा रहे होंगे और आप सवालों की प्रैक्टिस भी करते जा रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम जैसा फील आपको भी नहीं मिल पा रहा होगा। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने हमारी टेस्ट सीरीज लगातार लाइव हो चुकी है, जिसके अंदर आपको 44 कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 28 आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलते हैं, 6 आपको माइनर मेजर टेस्ट मिल सकते हैं जो ब्रांच वाइज होते हैं, और 10 आपको क्या मिलेंगे मेरे भाई, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस के एग्जाम पर के पैटर्न पर बने हुए होंगे। आप जल्दी से जा करके हम प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन द शिष्य की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। मैं ग्रुप में लिंक भी डाल दूंगा, तो आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। इसके आने वाली वीडियो जितनी भी होंगी वो सारी के सारी वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगी, यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ। अभी तक आपने सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ख़त्म कर दिया है। आज की क्लास में अब हम अपनी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। जिस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ख़त्म किया, उसी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन को भी एक एक करके ख़त्म करते हैं, और फिर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपस में कंपटीशन करवाते हैं मेरे भाई, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है ना, बिल्कुल जानना जरूरी है मेरे भाई, तभी मैं आपको इस चैप्टर की मैकेनिज्म को समझा पाऊंगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, पहला पॉइंट, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, पहला पॉइंट लिखना, करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है मेरे भाई, कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं किस किस की, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल के। यानी ये कंपाउंड मेजरली एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाते हैं, इसलिए हमारे लिए एल्काइल हैलाइड का जो केस है वो इम्पोर्टेंट मेरे भाई हो जाता है। अब समझो बात को, होती क्या है मेरे भाई ये रिएक्शन, समझना होती क्या है आपके पास, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। तो मैं बोलूँगा, समझेंगे आप कि वे ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था कि एक ग्रुप हटा करके दूसरा ग्रुप जब आप लगाएंगे तो उसी को नाम देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या कहा कि वे ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक एक करके सारी बातें क्लियर होंगी, जिनमें दो एटम या फिर ग्रुप, दो टू एटम या फिर ग्रुप, सही से लिखता हूँ मेरे भाई, जिनमें दो एटम या फिर कोई भी दो ग्रुप हम रिमूव करेंगे। हम क्या करेंगे, दो एटम या फिर ग्रुप को हम रिमूव करेंगे, थोड़ा सही से रिमूव करेंगे, और ध्यान से सुनना, वहां पर एक नया पाइबॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू पाइबॉन्ड। सुनना जी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पाई बॉन्ड, उसी को आप नाम देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या होंगे मेरे भाई एलिमिनेशन रिएक्शन, कि वे ऑर्गेनिक रिएक्शन जिन रिएक्शन में हम दो एटम या फिर दो ग्रुप को हटाएंगे, और दो ग्रुप और एटम को हटाने के बाद एक नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसी को ही आप नाम देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। जरा एक जनरल एग्जांपल से समझना, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक एल्काइल हैलाइड टाइप बना देता हूँ, एल्काइल हैलाइड बना देता हूँ CH2, और ये रहा CH2, और यहाँ पर लगी हुई है कोई हेलोजन मान लो, और यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोजन। सिंपल समझना, यहाँ पर क्या हुआ जी, ये जो दो ग्रुप हैं दैट इज हाइड्रोजन और हेलोजन, मान लीजिए मैं इनको यहाँ पर से हटाऊं,
और इनको हटाने के बाद आपका ध्यान से सुनना, एल्कीन का अगर फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को नाम देते हैं, ऐसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या देंगे मेरे भाई? ऐसी रिएक्शन को नाम दिया जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी दो ग्रुप और एटम को हम हटाएंगे और दो ग्रुप और एटम को हटाने के बाद हम क्या यहाँ पर करेंगे मेरे भाई? एल्कीन बन जाएगी। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ऐसे लिखता हूं कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, सुनना, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, उल्टा लिख रहा हूं मेरे भाई, सही लिखना, ये सैचुरेटेड है ना, क्योंकि आपको पता ही है सिंगल बॉन्डेड वाला है। तो क्या होगा, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे वो सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्डेड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये तो बात है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यही तो बात हो रही है मेरे भाई। सैचुरेटेड जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, और यही हमारे पास बन जाती है ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है मेरे भाई? एलिमिनेशन रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सिंपल है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे सुनना, एक पॉइंट और लिख सकता हूँ मेरे भाई यहाँ पर पे, कि जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो दो सिग्मा बॉन्ड जाते हैं। देखो, एक हाइड्रोजन का जा रहा है मान लीजिए यहाँ पर, और एक हेलोजन का जा रहा है। तो विद द एक्सपेंस ऑफ ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं विद द एक्सपेंस ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड, कि दो सिग्मा बॉन्ड का खर्च होगा। देखो, एक हाइड्रोजन एक, एक्सपेंस ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड का एक्सपेंस हो रहा है, और आप चेक करें प्रोडक्ट की साइड में एक नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड खर्च होंगे और एक न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या होगा मेरे भाई? एक न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। ये एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में अभी तक मेरे भाई हमने जाना, बिल्कुल सिंपल है, ये तरीका है मेरे भाई, कोई दिक्कत? यानी आप समझ जाना कि एल्कीन बनेगी, एल्कीन बनेगी, डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन की खास बात है। ये देखना, अब अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें कि सर कितने टाइप की होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, कितने टाइप की होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, तो जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड में, तो दो मेजर कंपाउंड या दो मेजर क्लास ऑफ रिएक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर ही रहे हैं तो दो मेजर क्लास ऑफ कंपाउंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, दो मेजर रिएक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, एंड दूसरी हम बात करने वाले हैं दैट इज E2 रिएक्शन। तो दो रिएक्शन की हम बात करेंगे, E1 रिएक्शन एंड दूसरी रिएक्शन हमारे पास होगी E2 रिएक्शन। दोनों बहुत फेमस है। E1CB रिएक्शन का भी थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको इस रिएक्शन के अंदर दे रहा हूँ मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको E1CB रिएक्शन का भी दूंगा, लेकिन E1 रिएक्शन में जरा ध्यान से सुनना, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन में दो एटम या फिर ग्रुप रिमूव किए जाएंगे। सुनिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहीं से चैप्टर को लिंक करना, पूरा चैप्टर यहीं से बन जाएगा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे सारी मैकेनिज्म। कि दो एटम, मान लीजिए जो दो एटम हैं, वो दो एटम हम एक हाइड्रोजन और एक एक्स दैट इज हेलोजन को रिमूव कर रहे हैं। दो एटम है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को हम रिमूव कर रहे हैं। तो इसी रिएक्शन को हम नाम देंगे, आने वाले टाइम पर इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये E1 रिएक्शन का फेमस एग्जांपल रहने वाला है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब होता है निकलना, दैट इज रिमूवल।
हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रो हेलोजिनेशन है ना, हाइड्रो हेलोजिनेशन पूरा लिखो, सही लिखो मेरे भाई से, क्या लिखो इसे, इसको पूरा लिखो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऐसे लिखो, डिहाइड्रो हाइड्रो हेलोजिनेशन ऐसे लिखते हैं मेरे भाई, पूरा नाम लिखो, करेक्ट करो इसे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का निकलना। तो जब माइनस ऑफ HX होगा तो इसी को हम नाम देते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। हो सकता है पहला, ये हम पढ़ेंगे, डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसकी। और जब हम दूसरा, जब हम मान लीजिए एक H और दूसरा OH हो, यानी कुल मिला के H2O को रिमूव करें, ध्यान से सुनना, जब हम क्या करें, H2O को रिमूव करें, एक एटम यहाँ पर H हो और दूसरा एटम OH हो, तो जब हम उसको रिप्लेस करें तो इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और आपको ये भी बात मैं क्लियर कर दूं कि जब हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये आपको पता ही है, H और OH तो एल्कोहल ही होगा, यानी सावधान रहें, सतर्क रहें। एल्कोहल के केस में आपको करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल, तो एल्कोहल के केस में मोस्ट प्रोबेबली आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। डी का मतलब निकलना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर। तो ये कौन दिखाएगा जी, एल्कोहल। अपने आप समझ जाना, एल्कोहल हो पहचानना भी सिखाऊंगा, एल्कोहल हो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही हो तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन सी होगी, E1, ऐसे याद रखना पड़ता है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन आपको पता है, ये जो दिखाएंगे, ये दिखाएंगे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, तभी तो होगा, हाइड्रोजन तो उनके पास ही होता है। तो एल्काइल हैलाइड हो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही हो, तो उस रिएक्शन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बोलेंगे और वो रिएक्शन E1 होगी, ऐसे पहचानी जाएगी रिएक्शन के टाइम। तो दो रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन की डिटेल्ड मैकेनिज्म, और बाद में इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ मेरे भाई क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ इसको बढ़िया से समझेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करूंगा आपकी E1 रिएक्शन, पहले इसका डिटेल पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे E2 रिएक्शन। तो एक एक करके ध्यान से सुनो। सबसे पहले E1 रिएक्शन, तो सारे लोग डिटेल में बेहतरीन तरीके से कैसे लिखेंगे, ये रही आपकी E1, ऐसे लिखा जाएगा E1, और प्यार से लिखता हूं इसको E1 रिएक्शन, ऐसे लिखता हूं मेरे भाई E1 रिएक्शन। सबसे पहला आपका पढ़ते हैं, दैट इज E1 रिएक्शन। अब समझो, नाम से फेमिलियर हो जाओ मेरे भाई, नाम से फेमिलियर हो जाओ। वन का मतलब होगा यूनिमोलिक्यूलर, वन का मतलब होगा यूनिमोलिक्यूलर, यानी जब आप इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो रेट लिखते टाइम इस रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन में केवल एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व हुई होगी। एलिमिनेशन का मतलब फिर से वही बात है, कोई ग्रुप या फिर एटम को हम रिमूव करने वाले हैं दो और पाई बॉन्ड बनने वाला है, तब नाम पड़ा E1, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन मेरे भाई, तब नाम पड़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसको सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, एग्जाम्पल भी देंगे, सब कुछ देंगे। पहले E1 रिएक्शन का एक जनरल रिएक्शन समझो, होने क्या वाला है, वैसे आपको पता ही है जनरल रिएक्शन है ना। सबसे पहले जनरल रिएक्शन समझो, फिर मैकेनिज्म ड्रॉ करूंगा बढ़िया सी प्यारी। E1 रिएक्शन में कोई एल्काइल हैलाइड होगा RH, सिंपल, और एल्काइल हैलाइड के सामने इस बार कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी जिसको हम बेस बोलेंगे। क्या होगा मेरे भाई, बेस। बेस का काम होगा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, समझेंगे इसको डिटेल में। और बाद में कन्वर्ट होगा, ये एल्काइल हैलाइड जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपको पता ही है, और माइनस बेस के साथ बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन बना करके कुछ इस बना, लेकिन प्रोडक्ट ये है एल्कीन बनेगा। सिंपल है मेरे भाई, बेस बाद में प्रोटॉन लेके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ये तो हुआ हमारे पास नॉर्मल बात, लेकिन इस E1 रिएक्शन की जरा मैकेनिज्म को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन है ना। सबसे पहले समझते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि आप मैकेनिज्म से ही कुछ बातों को पता लगा पाएंगे, मैकेनिज्म है ना। सबसे पहला स्टेप, आपको स्टेप ध्यान रखने हैं
और फिर वही करेक्टरिस्टिक बात आपको बताऊंगा कि ये एल्काइल हैलाइड एल्कीन में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसी के बारे में पहला स्टेप। हमेशा E1 रिएक्शन पढ़ा रहा हूं अभी, स्टेप नंबर फर्स्ट हमेशा ऐसे करना है। मैं बोल रहा हूं अगर इस हिसाब से करोगे तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। पहला स्टेप हमेशा SN1 की तरह, इसलिए बोल रहा हूं SN1 क्योंकि तब आप दोनों में क्लियर वर्जन समझ पाओ और रिएक्शन को आप समझने भी आसान हो। सेम टू सेम SN1 की तरह फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्या बात है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बिल्कुल SN1 की तरह सिंपल। मान लीजिए कोई एक सबस्ट्रेट ले लूं इस तरीके का, CH3 मान लीजिए, है ना, एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं भाई सबस्ट्रेट में CH3, और यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हेलोजन लगे हुए, तो ले लिया मेरे भाई एल्काइल हैलाइड, ले लिया एल्काइल हैलाइड। अब सबसे पहला स्टेप क्या बोला हमने कि क्योंकि कार्बन और हेलोजन में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, तो इस बॉन्ड का हेट्रोलेटिक क्लीवेज होगा। और जब इस बॉन्ड का हेट्रोलेटिक क्लीवेज होगा तो ये जो बनेगा आपको पता है, क्योंकि हेलोजन उसके इलेक्ट्रॉन को लेके भागी है, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई और हाइड्रोजन एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया, है ना। यानी आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। हमेशा पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही होगा। और ये जो स्टेप है ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो भी स्लो स्टेप होगा वही रिएक्शन का ओवरऑल रेट को डिटरमाइन करेगा। सिंपल है। तो ये रिएक्शन का आरडीएस स्टेप है, स्लो स्टेप है, क्योंकि अनचार्ज स्पीसीज कन्वर्ट हो रही है चार्ज स्पीसीज में, अनचार्ज स्पीसीज कन्वर्ट हो रही है चार्ज स्पीसीज में, तो ये रिएक्शन का है स्लो स्टेप। सिंपल, ये तो रहा पहला स्टेप। अब चलूंगा दूसरा स्टेप, कार्बोकेटाइन बन गया मेरे भाई। अब दूसरा स्टेप होगा स्टेप नंबर बी, सुनना, स्टेप नंबर बी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा जी, कार्बोकेटाइन बन गया, सब कुछ बन गया। अब क्या होगा, अब ये बेस आएगा, ये बेस आया, बेस आएगा। क्या होता है बेस, बेस कभी भी मैं बोलूं तो बेस का काम होता है प्रोटोन को खाना। बेस दुनिया में एक ही काम करने आ रखा है, H प्लस को खाने। बेस का काम दुनिया में क्या है, H प्लस का खाने। लेकिन एलिमिनेशन में ध्यान रखें कि ये जो प्रोटोन होगा, ये प्रोटोन आपका होगा बीटा प्रोटोन एक्सट्रैक्शन। सेकेंड स्टेप हमेशा होगा बीटा प्रोटोन एक्सट्रैक्शन, यानी बेस आएगा, बेस प्रोटोन को खाएगा, और बेस अगर प्रोटोन को खाएगा तो कौन सा वाला प्रोटोन खाएगा, हमेशा बीटा प्रोटोन। कौन सा बीटा, चेक करो, चेक करो कि सर हमें बीटा दिखा दो। जो लिविंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है, या मैं ए से बोल देता हूं, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको बोला जीरो पोजीशन, उसको क्या बोला, उसको बोले जीरो पोजीशन। जो मेन पोजीशन से, अब जो मेन फंक्शनल ग्रुप से जीरो पोजीशन से लगा हुआ है वो कार्बन होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो अटैच होगा ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, यानी हमेशा बीटा प्रोटोन होना जरूरी है इस रिएक्शन के लिए, बिना बीटा के काम नहीं चलेगा। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, बीटा प्रोटोन एक्सट्रैक्शन। क्या मैं इस स्टेप को और अच्छे से डीप्रोटोनेशन बोल सकता हूं, क्या मैं इस स्टेप को अच्छे से डीप्रोटोनेशन बोल सकता हूं, तो आप बोलेंगे हाँ जी आप बोल सकते हो, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोन का निकल जाना। अब क्या होगा मेरे भाई, बीटा प्रोटोन, तीन तीन बीटा है, मान लो मैं तो ये कोई भी बीटा है, तीनों एक जैसे, तो मैं इस वाले बीटा को खा लेता हूं, मान लीजिए बेस है ना, ऐसे होगा। देखो ये रहा CH3, ऊपर भी था CH3, नीचे भी है CH3, लेकिन खोल के लिख दूंगा CH3 को CH2H, ऐसे लिख दूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। ये रहा कार्बोकेटाइन, और इसके सामने है बेस, बेस के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर। सिंपल है। अब क्या होगा जी, बेस आएगा और बेस बीटा प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करेगा, बीटा प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करेगा। सिंपल है। और बीटा प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और कार्बन की डेफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन, ये जो होगा, ये जो स्टेप आपका होगा, ये स्टेप आपका
फास्ट रहने वाला है, क्योंकि चार्ज स्पीसीज कन्वर्ट हो रही है अनचार्ज स्पीसीज में, तो स्टेप फास्ट कन्वर्ट होगा। और चेक करना, आपको चमचमाती बनाती हुई एल्कीन दिखाई देगी। ऐसे लिख दूं, यहाँ पर बनी एल्कीन और इस हाइड्रोजन से इस कार्बन से लगे हुए दो हाइड्रोजन लगे हुए मेरे भाई, चेक कर, दो हाइड्रोजन, और इससे लगे हुए हैं दो मिथाइल ग्रुप MEN, तो यानी एल्कीन बन गई मेरे भाई, एल्कीन बन गई। सिंपल है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को बेहतरीन तरीके से ध्यान रखेंगे। हमेशा इवन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन दो स्टेप में होगी, पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड दूसरा हमारे पास ये वाला। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई नहीं हो सकती। बस SN1 की तरह मिलता जुलता है, पहला वहां पर भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन था, यहाँ पर भी है। वहां पर क्या था कि वहां पर हमारे पास SN1 में अटैक करता था न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर बेस अटैक कर रहा है लेकिन वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे भाई। सिंपल है। ये तो हुई मेरे भाई बात। अब इस रिएक्शन को देख करके आपने कौन कौन सी बात नोटिस करी, उसी को लिखता हूँ। मैकेनिज्म से आपने क्या समझा, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। हेडिंग डालो, करेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 कहाँ यार, इतनी बार पढ़ा दिया तुमने यार SN1 ना मेरे से, कि अब मैं SN1 ही बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन आपको पता ही है, समझ जाना, जैसे मैं ये बोलूँ तो आप खुद ब खुद समझ जाना, ये समझदार है, इवन रिएक्शन की बात कर रहा है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन रिएक्शन, इवन रिएक्शन की खास बातें, क्या खास बातें होंगी? पहली खास बात, सबसे पहले खास बात, मैकेनिज्म से देख कर को आपको ये बात पता लगी कि इवन रिएक्शन भी SN1 रिएक्शन की तरह टू स्टेप मैकेनिज्म है। यानी सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे सिंपल पॉइंट कि ये जो SN1 रिएक्शन की तरह इवन रिएक्शन भी टू स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें दो स्टेप में हमेशा पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, हमेशा, मैंने आपको बात बताई, हमेशा होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और सेकंड स्टेप हमारे पास हमेशा होगा डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। तो सेकंड स्टेप जो होगा हमारे पास वो होगा हमेशा डीप्रोटोनेशन मेरे भाई। कोई दिक्कत? तो पहले SN1 फिर और दिस वन, कोई दिक्कत? डीप्रोटोनेशन, सिंपल। दूसरा, अगर आप ध्यान से दूसरी बात में नोटिस करें तो SN1 रिएक्शन, सॉरी E1, SN1 क्यों बोल रहा हूँ बार बार, E1 रिएक्शन जो होगी उसमें कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 की तरह, इसलिए ना क्योंकि ये दोनों एक जैसी है, एक जैसी है, समझ रहे हैं? तो ये बी क्या होगा कि ये जो रिएक्शन होगी, दिस E1 रिएक्शन गोज थ्रू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ध्यान से रखें, थ्रू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी रिएक्शन के पास दो ही रास्ते हैं, या तो इंटरमीडिएट या तो ट्रांजिशन स्टेट। तो ये रिएक्शन किस पाथ को फॉलो करती है? ये रिएक्शन फॉलो करती है इंटरमीडिएट वाले रास्ते को, और इंटरमीडिएट में भी जो आपके पास बनता है वो बनता है मेरे भाई, दैट इज कार्बोकेटाइन। और आपको पहले पता है कि अगर कार्बोकेटाइन कहीं पर बन रहा है तो जरूर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो मेरे भाई रीअरेंजमेंट से बच के रहना, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। आपको इस रीअरेंजमेंट से बच के रहना होगा, इससे आपको बच के रहना होगा, जहाँ पर पॉसिबल होगा वहाँ पर करेंगे, हम भी पढ़ेंगे मेरे भाई। सिंपल है। तो दो पॉइंट तो ये हो गए, दिस वन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक दो पॉइंट में आपको मेरे हिसाब से नहीं होने वाली। पॉइंट नंबर थर्ड। अब चलूंगा तीसरे पॉइंट पर, रिएक्शन का रेट देखो जरा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तीसरा, रेट ऑफ E1, तीसरा पॉइंट नंबर सी, रेट ऑफ E1। अब रिएक्शन का लिखता हूं रेट, रेट ऑफ E1 रिएक्शन का जब मैं रेट लिखूंगा तो आपको पता है रेट बराबर, किसी भी रिएक्शन का आप रेट कैसे लिखते हैं, रेट बराबर उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, दैट इज के। और ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर स्लो स्टेप में केवल और केवल सबस्ट्रेट दैट इज एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि केवल और केवल सबस्ट्रेट या फिर एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है
केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर बोला इसकी मोलिकुलरिटी बनाई, तब नाम पड़ा यूनिमोलिक्यूलर। तब नाम पड़ा यूनिमोलिक्यूलर। याद रखें, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप रेट यहाँ से आसानी से रिएक्शन का लिख सकते हैं। और देखो सेम टू सेम अगर आप ध्यान से देखें, आरडीएस स्टेप में ही कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड टूट रही है, इसलिए ये लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करने वाला है। तो चौथा पॉइंट लिखूंगा, इनको स्पीड में लिखूंगा, ये आपको पता ही है कि अगर मैं रेट ऑफ E1 की बात करूं, रेट ऑफ E1 रिएक्शन, तो मैं ये भी बोल सकता हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी के। लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ध्यान से समझे, रेट अगर मैं बात करूं E1 का, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में बात चर्चा जरूर होगी। आपको पता ही है, अगर एक में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक में कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक में आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो ये वेल अंडरस्टूड बात है अब कि आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप वाइल फ्लोरीन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो जैसे जैसे लिविंग ग्रुप की एबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका E1 का रेट भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका E1 का रेट भी बढ़ेगा। सिंपल बात है, कितना आसान कॉन्सेप्ट है, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। सेम टू सेम चेक करो, इसी स्टेप पे अगर आप ध्यान से देखें, आरडीएस स्टेप में ही कार्बोकैटायन बन रहा है, और ये कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाएगी। यानी हमको कोशिश करनी है कि कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल बने, मोर स्टेबल बने। तो क्या मैं एक पॉइंट ये भी लिख सकता हूँ, पॉइंट नंबर ए, कि जो रेट होगा E1 का, सुनना सुनना मेरे भाई, कि जो रेट होगा E1 रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास रिएक्शन रहेगी, यानी रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर फोकस। यही वजह है कि जब आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे, या 3 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे, या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे, या मिथाइल एल्काइल हैलाइड लेंगे, तो 3 डिग्री पर E1 रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनेगा मेरे भाई। वहाँ पर कार्बोकैटायन क्या बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा। एक और पॉइंट समझो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। बहुत ही प्यारे और प्रीमियम कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ मेरे भाई इस बार। मजा ना आए तो बताइए। तीसरा पॉइंट, क्योंकि खुद चेक करो, बेस का भी रोल अगर आप ध्यान से देखें, तो बेस का स्लो स्टेप में कोई रोल ही नहीं है। बेस तो फास्ट स्टेप में प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी बेस कैसा भी हो चल पड़ेगा। इवन रिएक्शन में बेस कैसा भी हो चल पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, जो रेट ऑफ E1 रिएक्शन होगा, रेट ऑफ E1 रिएक्शन इंडिपेंडेंट टू बेस, बेस पर डिपेंड नहीं करेगा। यही तो बात हुई, इंडिपेंडेंट टू बेस। क्या होगा मेरे भाई, ये जो E1 का रेट, ये जो E1 रिएक्शन का रेट होगा, E1 रिएक्शन का रेट जो होगा वो बेस पर, इवन दो, यानी कहने का मतलब जैसे H2O हो गया या एल्कोहल टाइप, ये भी बेस ही है जी। जिनके पास लोन पेयर है वो बेस है, तो ये बेस है मेरे भाई, ये भी बेस है। ये वीक बेस है, यानी ये वीक बेस भी चलेंगे। ये जो वीक बेस है ये भी चलेगा। याद रखेंगे कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। याद रखेंगे, क्योंकि वो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। सिंपल है। अब ध्यान से देखो, एक और स्टार बात, क्योंकि तुम एमएससी पास आउट वाले हो या एमएससी कर रहे होंगे कुछ लोग, तो आप ध्यान रखें, ये जो होता है, ये जो E1 रिएक्शन है, ये E1 रिएक्शन
प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो करती है। क्या करती है? सो इवन रिएक्शन शो प्राइमरी, सुना है आपने कभी ये? प्राइमरी काइनेटिक, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, ये जो रिएक्शन है इवन रिएक्शन, ये प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो करती है। जैसे बात करूं इसके लिए, के एच बाई के डी वो जो आता है वो लगभग लगभग 1 से लेके 1.6 के बीच में आता है। 1 से लेके 1.6, 1 से लेकर के 1.6 के बीच में आता है। क्या आपने सुना है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट? काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का मतलब होता है, ध्यान से समझो, काइनेटिक आइसोटोप का इफेक्ट होता है मतलब मान लो ये था ना, है ना, बेस यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सटेट कर रहा है। आइसोटोप इफेक्ट का मतलब समझो, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड है। अब हम क्या करते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में, हम कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो बॉन्ड है, हम इस हाइड्रोजन को हटा करके इसका आइसोटोप लगा देते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम दोनों का रिएक्शन का नेचर सेम है, लेकिन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम थोड़ा हैवी है, 1H1 1H2, तो वो थोड़ा हैवी है। हैवी है का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड में से या कार्बन और ड्यूटेरियम की बॉन्ड में से ड्यूटेरियम की बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंपल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, बेस को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इसको तोड़ने के लिए। तो ओबियस है कि रेट जो आएगा वो कम आएगा। रेट जो आएगा आइसोटोप इफेक्ट में सीडी का वो कम आएगा। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का मतलब होता है जब कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच की बॉन्ड, सुनना, जब कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच की बॉन्ड रेट आरडीएस में ही ब्रेक होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ब्रेक होती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। और जब हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं ब्रेक होता है तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हुआ, दिखा सकता है मेरे भाई, लेकिन जो बेस जो प्रोटॉन चाहिए, जिस प्रोटॉन की यहाँ पर बात चल रही है वो प्रोटॉन हम अल्फा लेते। कभी इन फ्यूचर इसके बारे में चर्चा करेंगे, कभी इन फ्यूचर इसमें बात करेंगे, कभी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट के बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। बस इतना कहूंगा कि ये जो इवन रिएक्शन होती हैं वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो करती है, बहुत ही कम काइनेटिक इफेक्ट शो करती है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। स्टार पॉइंट है एमएससी वाला है तो पूछ लेगा कोई कि के एच बाई के डी की वैल्यू बता। यानी कहने का मतलब कि अगर अगर आप के एच इस कार्बन और हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम भी लगाएंगे तो रेट पर ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, रेट पर ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। समझ रहे, बहुत ही कम दिखा रहा है ये। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ये रिएक्शन के कुछ खास बातें थी जो मैंने सारी की सारी मेरे भाई आपको यहाँ पर बात बताई। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती है। अब समझो, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बतानी है ना। यहाँ पर ध्यान दो, मान लो एक सवाल करूँ, है ना, एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, एक एग्जाम्पल से कुछ बात आपको समझाऊं, कोशिश करूं आपको समझाने की, तो आप बेहतरीन लोग हो अगर आप मेरी बातों को क्लियर समझ पाओ। मान लीजिए ये ब्रोमीन है और यहाँ पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ? KOH के साथ, मान लीजिए एल्कोहलिक KOH के साथ, है ना। तो ये KOH है, एल्कोहलिक KOH लिख देता हूँ जो बेस का काम करता है। एल्कोहलिक KOH होता है एक बेस, थोड़ी देर में आऊँगा चर्चा करूँगा, टेंशन ना ले। एल्कोहलिक KOH आऊँगा बेस, है ना। अब चेक करो, ये जीरो पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, सिंपल। अब सबसे पहले क्या हुआ कि ये ब्रोमीन बाहर निकला, पहला स्टेप तो ये होगा। जब ब्रोमीन बाहर निकला तो ये ऐसा बना CH3 CH, और इस हाइड्रोजन को खोल के लिख देता हूँ CH, और यहाँ पर बना CH2 पे पॉजिटिव, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आएगा बेस,
बेस का आपको पता है OH नेगेटिव आएगा और इस बीटा प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड इधर जाएगी और जब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगी तो आपको पता है एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। यानी यहाँ पर रिएक्शन में क्या है, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीटा प्रोटोन एक ही है। यानी अगर एक ही बीटा प्रोटोन है, एक का मतलब एक टाइप का है ना, CH2 एक जैसा, तो अगर एक ही टाइप का बीटा प्रोटोन है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा बेस आएगा उसको खाएगा। वहाँ पे हैं दो लेकिन दोनों एक ही जैसे हैं, उस कार्बन से अटैच है, दोनों एक जैसे हैं, उनका इन्वायरमेंट एक जैसा है। तो वो क्या हुआ कि यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। लेकिन मान लो कहीं पर पॉइंट समझना, इफ व्हेन व्हेन मोर देन वन, समझिएगा, मोर देन वन बीटा प्रोटोन इज प्रेजेंट, मोर देन वन टाइप, ऐसे बोल देता हूं, मोर देन वन टाइप बीटा प्रोटोन इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, जब एक से ज्यादा टाइप के बीटा प्रोटोन प्रेजेंट होंगे। कि सर एग्जांपल ले मेरे भाई एग्जांपल की बात कर रहा है तू, ले एग्जांपल, यहीं से तो मजा आएगा, जो चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं तभी तो मजा आएगा। ये रहा मान लीजिए R CH CH3, यहाँ पे लिख दूं मेरे भाई ब्रोमीन और यहाँ पर लगा दूं हाइड्रोजन। चेक कर चेक कर चेक कर, और सही से मॉलिक्यूल और बड़ा बना इस मॉलिक्यूल को, है ना, ये इतना ठीक है, छोटे से शुरू करेगा तभी तो समझेगा। मान लीजिए ये रहा 0 पोजीशन, ये रहा इसका अल्फा, ये रहा इसका बीटा। इस बीटा पर जो प्रोटोन लगा होगा वो होगा, मान लीजिए इसको बोल दूं बीटा 1। सेम ये भी तो है तो इसको बोल देता हूँ, यहाँ पर भी है बीटा 2। तो मेरे भाई अब की बार तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन सकते हैं, बात समझो। यानी अगर एक से ज़्यादा टाइप के बीटा प्रोटोन प्रेजेंट हैं रिएक्शन में, तब हमारे पास क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। क्या हो सकता है, मोर देन वन प्रोडक्ट बन सकते हैं। सिंपल है, मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, हाँ या ना। और जब एक से ज्यादा प्रोटॉन, मान ले तो इस बीटा को, सुन बात को, मान ले इधर ध्यान से देखा, मान ले इस बीटा को जब बीटा 1 को करा तो प्रोडक्ट ए बना, जब बीटा 2 को करा तो प्रोडक्ट बी बना, दो बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। जब दो प्रोडक्ट बनेगा तो दो में से एक ज्यादा बन रहा है, सपोज ए वाला ज्यादा बन रहा है तो उसको बोलूंगा मेजर, और जब बी वाला कम बन रहा है तो उसको बोलूंगा माइनर। यानी जब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो बीटा प्रोटोन है, तो दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, जिसमें से एक ज्यादा बन सकता है एक कम बन सकता है। जो ज्यादा बन सकता है उसको मेजर बोलते हैं, जो कम बनेगा उसको माइनर बोलते हैं। और जहां पर मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आया, इसी कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में नाम देते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। इसी कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। यानी इवन रिएक्शन आर रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, यानी रीजन की सेलेक्टिविटी। रीजियो का मतलब होता है, रीजियो मतलब रीजन, कौन से रीजन पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और सेलेक्टिविटी मतलब सेलेक्ट करना। तो ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कितना प्यारा वर्ड है, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और जब रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है तो दो एल्कीन बनेंगे, एक मेजर होगी और एक माइनर होगी, और जो मेजर होगी वही एल्कीन मेजर एल्कीन होती है, सेतजेफ एल्कीन। ओहो, कि सर क्या बता दिया, यानी सेतजेफ एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। मजा आया, सेतजेफ एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। मजा आया मेरे भाई, मैं तो लेक्चर को कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को आपस में, मैं तो केवल चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रखी हैं चीज़ों को, मैंने कोई याद नहीं करा हुआ है, ना कोई रट्टा मारा हुआ है, ना कुछ करा हुआ है। मेरे को जैसे जैसे चीज़ें आ रही है लेक्चर में, मैं वैसे वैसे आपको बता रहा हूँ। तो ना तो मैंने याद करा हुआ है, न मैं, ना आप बात को समझे,
आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मेरे भाई, आप हर एक एग्जाम के लिए आजकल यूकेपीएससी आ रखा है तो लोग यूकेपीएससी के लिए अलग सिलेबस पढ़ रहे हैं। कल परसों नेट का एग्जाम आ जाएगा तो नेट के लिए अलग पढ़ना शुरू कर देंगे, गेट के लिए अलग पढ़ना शुरू कर देंगे, टीटी पीजीटी पता नहीं कौन कौन से तो तुम्हारे पेपर होते हैं मेरे भाई, वो सारे पेपर के लिए आप अलग अलग पढ़ना शुरू करते हो, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। केमिस्ट्री है, हर जगह केमिस्ट्री आनी है, चाहे आप टीटी दे पीजीटी दे नेट पढ़े गेट, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। तो क्यों ना यार इसको एक बार पढ़ा जाए, सारे एग्जाम के लिए एक बार पढ़ा जाए। आपको पता होना चाहिए मैं सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं 11th 12th को भी पढ़ाता हूँ, जे को भी पढ़ाता हूँ, नीट को भी पढ़ाता हूँ, जे एडवांस को पढ़ाता हूँ, आपको यूकेपीएससी वालों को भी पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन मुझे अलग अलग नोट्स थोड़ी बनाता फिरूंगा कि ये यूकेपीएससी के नोट्स हैं, ये नेट के नोट्स हैं, ये गेट के नोट्स हैं, ये हमारे आईआईटी जेई के नोट्स हैं, ये नीट को। मैंने एक बार सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रखा है, सारी चीज़ों को आपस में पढ़ रखा है, और मुझे इतना पता है कि जब मैं 11th 12th को पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ तक पढ़ाऊंगा, जब मैं जेई नीट को पढ़ाऊंगा तो यहाँ तक पढ़ाऊंगा, जब जे एडवांस को पढ़ाऊंगा तो यहाँ तक पढ़ाऊंगा, जब यूकेपीएससी वालों को पढ़ाऊंगा तो यहाँ तक पढ़ाऊंगा। ये चीज़ें मेरी क्लियर है। तो आप भी चीज़ों को क्लियर करें। हर बार हर पेपर के लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर तो आते रहेंगे, पेपर तो जाते रहेंगे मेरे भाई। आपको चीज़ों को समझना है, आपको सब्जेक्ट को सीखना है। तो क्या होगा, मेजर माइनर होगा, सेतजेफ एल्कीनीज मेजर। हाँ हाँ, अब आया मेरे भाई मजा। चल इसी सवाल को बताता हूँ कि सेतजेफ एल्कीन, ध्यान से सुन। अब इधर देख, इधर से शुरू करता हूँ, चल मेरे भाई, है ना। कार्बोकैटायन मान ले तूने कार्बोकैटायन बना दिया, सिंपल है। चल मेरे भाई, मान ले तूने ये हटाया, सबसे पहले यहाँ पे से क्या हो गया, ये हटाया और यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया। अब ध्यान से देख, जब कार्बोकैटायन बना, ऐसे लिख देता हूँ, चल आर सी एच एच सी एच और ये रहा सी एच थ्री, है ना। मान लीजिए ए बोला था मैंने ऊपर बीटा वन, सबसे पहले बेस आएगा बीटा वन को खा रहा है, यहाँ पर बीटा टू से करवाता हूँ, आर सी एच टू सी एच, इधर लगा हुआ है बी आर, और इधर लगा हुआ है सी एच टू, यहाँ पर लगा देता हूँ एच, है ना। इसको मैंने क्या बोला था, इस ये तो था बीटा वन, तो ये तो था बीटा टू मेरे भाई, क्या था ये था बीटा वन। मान लीजिए बेस आया, सबसे पहले दोनों को बना के देखते हैं ना, जब पॉसिबिलिटी हमें पता होंगी तो गलती के चांसेस भी कम होंगे, गलती के चांसेस भी कम होंगे। आप तो रिएक्शन को याद करने लग जाते हो, याद करने का कोई एंड नहीं है। ऑर्गेनिक में एक भी फंक्शनल ग्रुप चेंज करूंगा, वो फंस गया मामला वहीं पे। तो याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना। कोई चीज़ समझ ना रही हो, डाउट जरूर पूछिएगा, आपके पास नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप जो मर्जी करिए, लेकिन ऑर्गेनिक बिना डाउट के सॉल्व नहीं होने वाली है। चलिए मान लीजिए बेस आया, ओ एच नेगेटिव आया, है ना, ओ एच नेगेटिव आया, ओ एच नेगेटिव ने सबसे पहले जो प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करा, वो बीटा वन प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करा। कार्बोकेटाइन क्यों हटा दिया, यहाँ पर होगा कार्बोकेटाइन पॉजिटिव और यहाँ पर होगा कार्बोकेटाइन पॉजिटिव, इसमें से आप क्या करें, हेलोजन को हटा दो, क्योंकि हेलोजन तो पहले हट चुकी है। सिंपल है। अब ये होगा, और जब ये होगा तो ये बॉन्ड जब इधर जाएगी तो प्रोडक्ट बनेगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, तब प्रोडक्ट बनाइए। मुझे नहीं पता मेजर माइनर, तब प्रोडक्ट बनाइए। लेकिन जब हमने बीटा प्रोटोन को ओ एच आया और बेस आया, और बेस ने बीटा टू प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करा, यानी इस प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करा, तब एल्कीन यहाँ पर बनी, यानी एल्कीन बनी आर सी एच टू सी एच डबल बॉन्डेड सी एच टू, ये बनी, दो प्रोडक्ट बने मेरे भाई। अब ध्यान से समझो, अगर आप और ध्यान से देखें तो ये जो एल्कीन है दिस वन, ये एल्कीन, ये एल्कीन को आप बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये कैसी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। आप चेक करो ना सब्स्टिट्यूटेड कितना है, दो सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं एल्कीन पे, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गई। जबकि इस एल्कीन को अगर आप ध्यान से देखें, एक ही सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, तो ये जो एल्कीन होती है ये होती है लेस सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड, है ना। इस पे तो एक ही सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, इस पे दो दो सब्स्टिट्यूशन लगे हैं। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उसी को ही आप नाम देते हैं सेतजेफ एल्कीन। क्या नाम देते हैं, उसी को ही आप नाम देते हैं सेतजेफ एल्कीन।
क्या नाम देते हैं उसी को आप नाम देते हैं सेतजेफ एल्केन। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज कॉल्ड सेतजेफ एल्केन, जबकि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज कॉल्ड हॉफमैन एल्केन। तो ये कैसी एल्केन बनी? हॉफमैन एल्केन। हॉफमैन एल्केन याद रखेंगे। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड सेतजेफ, लेस सब्स्टिट्यूटेड थर्मोडायनेमिकली। आप बोल सकते हैं जो सेतजेफ एल्केन होती है, दिस एल्केन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। स्टेबल सही लिखना। और ये जो होगी, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है, वो होती है काइनेटिकली स्टेबल। कैसे होती है मेरे भाई? काइनेटिकली स्टेबल। काइनेटिकली स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज काइनेटिकली स्टेबल। और अभी मैंने बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो सेतजेफ एल्केन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी ये बना मेजर और ये बना माइनर। ये बना माइनर। तो ये मेजर और माइनर आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप मेजर माइनर बता पा रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं ऐसा मेजर माइनर। तो आप कार्बोकैटायन चेक करो, आप कार्बोकैटायन चेक करो। जब यहाँ पर था तो कार्बोकैटायन, आप ध्यान से देखें, कार्बोकैटायन बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन। जब मैं इस रूट से चला, कार्बोकैटायन तो यहाँ पे भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, दोनों ही 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, दोनों ही 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन एल्कीन को चेक कर, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये हमारे पास इस तरीके से ये लाजवाब और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला थर्मोडायनेमिकली एंड प्लेनेटरी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बताओ? कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो याद रहे, जब इवन रिएक्शन होगी तो सेतजेफ होंगे, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आ सकता है, तब आपको रिजियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। रिजियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। आखिरी बात, इवन रिएक्शन की आखिरी बात, आपको पता है हमको पढ़नी होती है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो हेडिंग डालो स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इवन, इवन रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री। अब समझो यार, एलिमिनेशन में इवन की स्टीरियो केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, E2 की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कंफ्यूजन ना हो पहले बता दूं, आपको पता है इवन रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको पता है कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब वो फ्लैट होता है या प्लेनर होता है। फ्लैट होता है, प्लेनर होता है, यानी बेस के पास पॉसिबिलिटी है ऊपर से, अगेन वही, ऊपर से भी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, नीचे से भी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, आगे से भी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, पीछे से भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर ईवन रिएक्शन के लिए बोलते हैं कि ईवन रिएक्शन नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? ईवन रिएक्शन इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। प्रोडक्ट ऊपर से भी कर सकता है, भी नीचे से भी कर सकता है। तो यहाँ से ऊपर से, अगर यहाँ पर ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी बेस अट्रैक्ट कर सकता है। और जब ऊपर और नीचे से बेस अट्रैक्ट कर सकता है तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है, यानी मिक्सचर ऑफ ई एल्कीन एंड जेड एल्कीन बन सकती है, दैट इज ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन बन सकते हैं, जो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। ध्यान से समझे। तो यहाँ पर स्टीरियो का ज़्यादा रोल रहता नहीं है मेरे भाई। तो इसको हम बोलते हैं कि ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, इवन रिएक्शन। इतनी बातें इसके बारे में ध्यान रखें तो ज़्यादा इसका स्टीरियो की हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से मैकेनिज्म को, बात को, हर एक चीज़ को इवन रिएक्शन की आप मिलेंगे। अब मिलता हूँ E2 रिएक्शन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब आपको इवन रिएक्शन, उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हुई होगी, सिंपल है। अब चलता हूँ आगे, स्टीरियो भी आप याद रखें, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। अब चलता हूँ आगे E2 रिएक्शन पर। अब चलता हूँ, आप सारे लोग हेडिंग डालें E2 रिएक्शन।
ऐसे ही पढ़ेंगे जी, खत्म हो जाएगा बोलते बोलते चैप्टर, 2-4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा इसे। E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन। अब चलता हूँ जी सेकेंड वन इज दैट इज E2 रिएक्शन। E2 का मतलब आप समझ गए, 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर। जब आप रेट लिखेंगे तो दो मोलिक्यूल रेट रेट लिखते टाइम इन्वॉल्व होंगे। एलिमिनेशन का मतलब वही एलिमिनेशन रिएक्शन, सेम टू सेम। बात को समझें, पहले जनरल रिएक्शन लिखता हूँ जैसे हम लिखते आए हैं आज तक। सबसे पहले जनरल रिएक्शन, वही बिल्कुल सेम टू सेम। मान लीजिए अभी एल्काइल हैलाइड की ही लिख रहा हूँ, है ना, तो कोई एल्काइल हैलाइड होगा दैट इज RH, सिंपल। और सामने से कोई बेस आपको दिया हुआ होगा, ये भी चर्चा करेंगे आने वाले टाइम पर, कैसे कैसा बेस इसमें हो सकता है, बेस। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, दैट इज आपको पता है फिर से बनने वाली है एल्कीन, एल्कीन और बेस न्यूट्रलाइज होने वाला है। ये तो ही जनरल रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देखें E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन की जनरल रिएक्शन बिल्कुल सेम है, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मेन बात तो पता लगती है आपको मैकेनिज्म से, मेन बात तो आपको भी पता है, मुझे पता है, मेन बात हमें पता लगती है मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से, है ना, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात तो हमें पता लगती है मैकेनिज्म से। अब ध्यान से देखना, सेम ये भी तो यार खतरनाक है ये, CH, एच खोल के लिख देता हूँ, CH2 और ये Br, या X लिख देता हूँ ना, Br क्यों लिख रहा हूँ, X लिख देता हूँ, कोई भी हेलोजन। अब क्या होगा जी, मान लीजिए कोई बेस आएगा, सबसे पहले क्या होगा, कोई बेस आएगा। ये जो रिएक्शन होती है एक ही स्टेप में होती है, सबसे पहले क्या आएगा, बेस आएगा। और हमेशा, मैं फिर बोल रहा हूँ, जीरो पोजीशन, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, हमेशा बीटा प्रोटॉन का स्टेट करेगा। लेकिन अब की बार बिल्कुल सेम होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगी और हाइड्रोजन एज ए गिविंग ग्रुप टूट जाएगा। यानी सेम टाइम पर बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होगा और सेम टाइम पर लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा। यानी ये रिएक्शन बीच में छोटी सी ट्रांजिशन स्टेट आपको बनती हुई दिखाई देगी। ये रहा CH2, मैं बोलूँगा यहाँ पर था X और यहाँ पर था H, यानी सेम टाइम पर, ऐसे लिखूंगा, सेम टाइम पर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड टूट रही है और कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड भी टूट रही है, सिंपल। और यहाँ पर सेम टाइम पर डबल बॉन्ड एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी ये आपकी बन रही है ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या बन रही है आपकी, ट्रांजिशन स्टेट। यानी ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा, साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो मैं बोलूँगा ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, यही इसका स्लो स्टेप है, यही इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है। एक स्टेप है जिस सिंगल स्टेप में सारा कारनामा हो रहा है और फाइनल आपका बन जाएगा, आपको पता है, दैट इज RCH डबल बॉन्ड CH2 और H और X निकल जाएगा, H और X निकल जाएगा, अगेन एल्किन बनी। लेकिन आप क्या बात समझे, यहीं से सब कुछ कारनामा हो गया मेरे भाई, यहीं से सब कुछ कारनामा मेरे भाई, आसानी से एक एक करके आप बात को समझ गए, कोई दिक्कत, इतनी छोटी सी मैकेनिज्म है, सेम टाइम हो रहा है, कंसर्टेड मैकेनिज्म, ये तो पता लग गई। सेम याद करो, SN1 की मैकेनिज्म E1 की तरह आ रही है, SN2 की मैकेनिज्म E2 की तरह आ रही है। कन्फ्यूजन तब होगी जब आपको SN1 और E1 में डिफरेंस पता करना होगा और SN2 और E2 में दिक्कत पता करनी होगी कि कौन किस में होगा जी, सिंपल है। तो ये तो रहा पहला पॉइंट। अब चलूंगा करेक्टरिस्टिक रिएक्शन को देखकर। SN1 नहीं, E2 चल रहा है मेरे दोस्त, E2, सिंपल, E2 करेक्टरिस्टिक ऑफ E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक यहीं पे लिखता हूँ। जो सारी इसलिए लिखा रहा हूँ कि सारी बातें जब आप अप्लाई करें, जब मैंने बोला ना, जब सारी मैकेनिज्म आपको आ जाएंगे तब आप सवालों को दनादन 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 सॉल्व करते हुए रहेंगे। पहला, आपको पता लग गया कि ये जो रिएक्शन होगी E2 रिएक्शन, ये
सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, एक स्टेप में हो रही है जी। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करिए, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। सेम टाइम पर कार्बन और हाइड्रोजन यानी उसके बीच का बॉन्ड टूट रहा है और वो भी बॉन्ड टूट रहा है और ये बन रहा है। दो बॉन्ड टूटेंगे एक बॉन्ड बनेगा, ये तो कहा था जी। यानी इसका मतलब ये जो है एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है। ये कैसी है? कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड टूटेगा। ये तो बहुत सरल बात हो गई जी। दूसरी बात, दो ही रास्ते किसी रिएक्शन के पास होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट। ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रही है, तो मैं बोलूँगा गोज थ्रू ये रिएक्शन एज E2 रिएक्शन गोज थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, जैसे कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट का ध्यान रखें, लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो आप स्टेरिक हिंड्रेंस का ध्यान रखें, भीड़ का ध्यान रखें। भीड़ बहुत रोल प्ले करेगी। हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं आप बात समझोगे। तीसरा, अगर मैं आपसे रेट ऑफ E2 रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ E2 रिएक्शन, तो आपको पता है जब मैं रेट लिखूंगा तो रेट बराबर उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, के। इस बार स्लो स्टेप में सबस्ट्रेट भी आ रहा है और बेस का भी रोल आ रहा है, यानी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो सबस्ट्रेट और बेस दोनों पर, सबस्ट्रेट एंड बेस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी 2 आ रही है, और मोलिकुलरिटी 2 आने का मतलब तभी नाम पड़ा बाइमोलिक्यूलर। कितना सरल है। यानी अब की बार एल्काइल हैलाइड देख करके काम नहीं चलने वाला, अब की बार बेस भी देखना पड़ेगा, सबस्ट्रेट भी देखना पड़ेगा, बेस भी देखना पड़ेगा जी। सिंपल है जी, सिंपल है। चौथा पॉइंट नेक्स्ट चलूंगा, नेक्स्ट इसी में लिखूंगा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको पता ही है मेरे भाई, सारे पॉइंट तो लिखूंगा क्योंकि वहीं पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड टूट रही है। तो आप याद रखें, रेट बराबर जो होगा रेट ऑफ E2, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लीविंग ग्रुप एबिलिटी। ये तो सब जगह आया भाई साहब, ये तो सब जगह आया लिविंग ग्रुप, SN1 में भी आया, SN2 में भी आया, सब जगह आया। तो किस पर डिपेंड करेगा? ई लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। यानी खुद बताओ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगा हुआ वो, तो समझदार आप हैं, समझदार आप हैं ये। सिंपल बात। एक बात और याद रखें, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट एक और बोल सकता हूं कि जो रिएक्शन का रेट होगा, रेट ऑफ E2, वो इस बार बेस पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। जनरली हम बेस जो यहाँ पर लेते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेने पड़ेंगे, तभी तो प्रोटॉन को जल्दी एक्सट्रैक्ट करेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस में मैं आपको बता दूं, E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस में मैं आपको बता दूं, एक तो होगा एल्कोहलिक क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा हो सकता है NaNH2 या KNH2, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है जी। और हो सकते हैं हमारे पास C2H5O नेगेटिव के पॉजिटिव, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है जी। और देखो क्या क्या हो सकते हैं बेस। और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी O नेगेटिव के पॉजिटिव, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है जी। और देखो NaNH2 तो हो गया, NET3, NET3, ET समझते हैं, 3 बार इथाइल लगा होगा, NET3 बढ़िया बेस है जी, बढ़िया बेस। तो ये बेस होंगे तो बढ़िया दिखाएंगे जी। अभी हम बात हिंड्रेंस विंड्रेंस सारी चीज़ों की चर्चा हम एक एक करके धीरे धीरे करके बात पता कर पाएंगे। ये भी अगर आप ध्यान से देखें, एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये जो है E2 रिएक्शन, ये भी है
प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो करती है, तो लिखो E2 रिएक्शन शो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। और इतना आपको बता दूं, इस रिएक्शन के लिए जो KH/KD, यानी जब आप प्रोटियम लगा रखा है, जब आप ड्यूटेरियम लगाएंगे तो लगभग लगभग 6 से 7 के बीच आती है। 6 पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, 6 से 7 के बीच आती है, लगभग लगभग, हाँ ऐसी ऐसी कुछ आती है, 6 से 7 के बीच में ऐसी वैल्यू है ये। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग काइनेटिक इफेक्ट शो करेगा, स्ट्रॉन्ग काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो करेगा। स्ट्रॉन्ग काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो करने का मतलब कि अगर आप यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लगा देंगे, क्योंकि आरडीएस स्टेप में कारनामा हो रहा है, तो रेट चेंज होगा, रेट चेंज होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई यहाँ तक हो नहीं सकती है। कोई दिक्कत है तो बताओ, हमें दिक्कत आ गई, हमें मर गए एक दूसरे के, तो क्या होगा। चलिए जी नेक्स्ट चलता हूँ। स्टीरियो केमिस्ट्री। इतने जल्द जल्दी खत्म होते हैं टॉपिक जब आपको एक बार चीज़ों को रिलेट करना होता है। अब होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। मेन मुद्दा है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का कंपटीशन। स्टीरियो केमिस्ट्री। E2 E2 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री, ध्यान से रखना। E1 रिएक्शन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, E1 में तो कुछ था ही नहीं। E2 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वो थी नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। जबकि ये क्या है, फिर आपको बता दूं कि जो E1 रिएक्शन होती है या E2 रिएक्शन होती है वो आर स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ये क्या होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं। अब स्टीरियो स्पेसिफिक ध्यान रखें, जो प्रोटोन है दैट इज H और जो हाइड्रोजन है दैट इज X, याद रखें ये एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लिख देता हूं पहले मैं, कि जो बीटा प्रोटोन, देखना, जो बीटा प्रोटोन या बीटा हाइड्रोजन है एंड लीविंग ग्रुप हैलोजन है, लीविंग ग्रुप हैलोजन है, एक दूसरे के, तभी होगी E2 रिएक्शन, एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब हुआ एक दूसरे से 180 डिग्री, एक दूसरे से 180 डिग्री होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक दूसरे से 180 होने चाहिए, 180 टू ईच अदर, या सिन एंटी होने चाहिए। यार कितने वर्ड यूज करूं यार मैं, सिन एंटी होने चाहिए, सिन एंटी होने चाहिए, एंटी होने चाहिए ना, एंटी होने चाहिए, होने चाहिए, चाहिए। ध्यान से देखो, अगर ये नीचे है तो दूसरा ऊपर होना चाहिए, अगर ये अबोव द प्लेन है तो दूसरा बिलो द प्लेन होना चाहिए, अगर ये बिलो द प्लेन है तो दूसरा अबोव द प्लेन होना चाहिए। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से बात बताता हूँ और फिर क्लेडन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल करवाऊंगा, है ना, क्लेडन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल करवाऊंगा, तब मजा आएगा। मान ले ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ सिस्टम है मेरे पास, ये कुछ ऐसा सिस्टम है सिंपल, ये कुछ ऐसा सिस्टम है। इसको और अच्छे से बना दूं तो मान ले ओपन बना देता हूँ, चल तुम्हारे, ऐसा सिस्टम है ना। यहाँ पर सपोज दैट क्या है, बिलो द प्लेन, यहाँ पर बी आर लगा हुआ और अबोव द प्लेन कुछ भी है, ये मिथाइल है, ये सिंपल। यहाँ पर अबोव द प्लेन हाइड्रोजन है लगा हुआ,
यहाँ पर अबोव द प्लेन हाइड्रोजन है, यहाँ पर बिलो द प्लेन मिथाइल है। सिंपल। इस कार्बन पर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है एंड अबोव द प्लेन मिथाइल। ये मॉलिक्यूल है हमारा, ये है मिथाइल। सिंपल। अब क्या होगा, मान लीजिए इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ जो बेस की तरह काम करेगा, एल्कोहलिक KOH के साथ जो बेस की तरह काम करेगा। सिंपल है। अब OH नेगेटिव आएगा, चेक करो, ये रही अल्फा पोजीशन, ये रही बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। इस बीटा के पास भी प्रोटॉन, इस बीटा के पास भी प्रोटॉन, दोनों बीटा के पास प्रोटॉन। लेकिन बेस कौन सा बीटा लेगा, तो याद रखें मैंने अभी बोला लीविंग ग्रुप और बीटा प्रोटॉन एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। यानी अगर लीविंग ग्रुप, ध्यान से सुनना, लीविंग ये जो अगर लीविंग ग्रुप बिलो द प्लेन है तो बेस आएगा, बेस उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो अबव द प्लेन होगा। यानी इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि अबव द प्लेन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मेरे भाई सेम हो जाएगा ना, सेम सीन हो जाएगा, सेम हो जाएगा। याद रखें, याद रखें। तो हमेशा इस तरीके से याद होगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ से बनेगा, यानी ए वाले से प्रोडक्ट बनेगा, बी वाले से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ए वाले से प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्यारा है। तो याद रखें इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें हमेशा। याद रखें दूसरा पॉइंट, अगर आपको स्टीरियो अच्छी से आती है तो अगर मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मेरे भाई मैं साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा हूँ, ये विशेष ध्यान रखें इसमें, ये विशेष ध्यान रखें साइक्लोहेक्सेन में कभी भी, साइक्लोहेक्सेन में मान ले ऐसे ग्रुप दे रखे हैं ब्रोमीन और इधर पे दे रखा है हाइड्रोजन। ध्यान रहे साइक्लोहेक्सेन में कभी डायरेक्ट मत करना, साइक्लोहेक्सेन का पहले चेयर कन्फर्मर बनाओ। पहले आपको क्या करना है, इसका चेयर कन्फर्मर बनाना है। अगर चेयर कन्फर्मर नहीं बनाना आता तो आप कमेंट करना, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर चेयर कन्फर्मर को बनाना सिखा दूंगा, चेयर कन्फर्मर को बनाना सिखा दूंगा, है ना। फ्लिप करनी पड़ जाएगी, कभी चेयर फ्लिप करनी पड़ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा मेरे भाई, तो ये सारी चीज़ें आपको, इसको पहले चेयर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, इसमें आपको चेयर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये ब्रोमीन बिलो द प्लेन और ये जी, ये इसको बाद में चेंज कर, ओ ब्रोमीन नहीं, इसको मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको फ्लिप करवाना पड़ेगा। तो इतनी भी बात आप याद रखें, लेकिन कॉन्सेप्ट से बड़ा कभी सवाल नहीं हो सकता। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सब कुछ क्लियर है। चलिए एक बेहतरीन और एक प्यारा सा सवाल हो जाए मेरे भाई, क्लेडन का सवाल है, क्लेडन की बुक से आपको सवाल करवा रहा हूँ, एक क्लेडन का सवाल हो जाए, है ना, एक क्लेडन का सवाल हो जाए। क्लेडन है पेज नंबर 396, दिस वन। यहाँ पर दे रखा है पीएच, क्लेडन का सवाल है जी। यहाँ पर दे रखा है पीएच, इस पे दे रखा है अबोव द प्लेन ब्रोमीन, इस पे दे रखा है अबोव द प्लेन ब्रोमीन, और इस पर दे रखा है अबोव द प्लेन, इस पर दे रखा है अबोव द प्लेन मिथाइल, मिथाइल जी, अबोव द प्लेन मिथाइल। ये क्लेडन का सवाल है मेरे भाई। इसकी रिएक्शन आपको बोला है कि इसकी रिएक्शन करवा NaOH के साथ, ये क्या है, इसका ही अगर मैं और दूसरा आइसोमर ले लूँ तो ये पीएच, ये पीएच, दिस वन ब्रोमीन, लेकिन अब की बार इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया तो ये बना दिया ब्रोमीन, है ना। सेम रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, सिंपल है। NaOH आएगा, अल्फा प्रोटॉन लेगा, ये रहा बीटा प्रोटॉन लेगा, ये अल्फा, ये बीटा, यस। यहाँ पर बीटा है, अगर मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है तो ये वेल अंडरस्टूड बात है कि जो हाइड्रोजन होगा वो बिलो द प्लेन होगा, हाइड्रोजन होगा बिलो द प्लेन होगा। यानी अब OH नेगेटिव आएगा क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर चाहिए ना, अगर ये अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन वाला चाहिए, तो ये आएगा इधर, ये बॉन्ड इधर, और ये बॉन्ड ब्रेक हुई, है ना। और जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुई तो ये बना दिस वन
दिस वन, यहाँ पर बना डबल बॉन्ड और यहाँ पर था मिथाइल, ये एल्कीन बनी। सिस भी बन सकती है, ट्राइल भी बन सकती है, सिंपल है, ये होगा। जबकि इसके केस में अगर यहाँ पर देखें, ये अबोव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन है तो हाइड्रोजन जो होगा वो अबोव द प्लेन होगा। अब बेस एंटी पेरिप्लेनर आ नहीं सकता है तो मैं बोलूँगा ये नो E2 रिएक्शन, नो E2 रिएक्शन। नो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन इसकी इल्ड बहुत ना के बराबर आएगी, इसकी इल्ड जो आएगी वो बहुत ना के बराबर आएगी। तो इस तरीके से आप E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन का आप बेहतरीन तरीके से ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत। ये था E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। अब E1 और E2 रिएक्शन का आपस में कंपैरिजन तो हमने कर दिया, अब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का कंपैरिजन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी, सिंपल है। अब चलता हूँ मेरे भाई आगे, अब आगे चलूँगा नेक्स्ट। अब हमने SN1 पढ़ लिया, SN2 पढ़ लिया, E1 पढ़ लिया, E2 पढ़ लिया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, आप सभी लोग अब आज की क्लास में सारे लोग हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं कि सवाल ये है मेरा कि SN1 की मैकेनिज्म E1 की तरह थी एंड SN2 की मैकेनिज्म E2 की तरह थी। तो जब आपको सबस्ट्रेट दे दिया जाए तो आप तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा। ज़रा समझो, मान लीजिए एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ, है ना, एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एल्काइल हैलाइड है, सपोज दैट दिस वन, इस तरीके से यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है लगी हुई, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल है और यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन है, सिंपल। ये कोई आपके पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है। अब इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मान लीजिए मैं किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, सपोज दैट ए नेगेटिव के साथ करवा रहा हूँ, है ना, कोई एल्काइल हैलाइड है और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, उसके साथ मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव, यस। अब ध्यान से समझने वाला पॉइंट क्या है भाई मेरा, यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या मैं यहाँ पर आपको इस रिएक्शन से सिखाना चाह रहा हूँ। मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी कि ये जो ए नेगेटिव है इस कार्बन के सेंटर पर अटैक कर सकता है, यानी ये जो दिखा सकता है कार्बन के सेंटर पर अटैक कर सकता है, यहाँ से ए पॉसिबिलिटी बात करो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ए नेगेटिव इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करे, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करे, तो मैं इसको बोल देता हूँ मान लीजिए पॉसिबिलिटी नंबर बी। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो कार्बन के सेंटर पर अटैक करे और या तो वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे। जब वो कार्बन के सेंटर पर अटैक करेगा यानी ए पॉसिबिलिटी, तो उसी को हम नाम देते हैं कि ये एक्ट कर रहा है एज एन न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कब बोलते हैं, जब नेगेटिवली, न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, लेकिन जब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कार्बन के सेंटर पर अटैक करती है तो उसको नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जब वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो उसको आप नाम देते हैं दैट इज बेस। यानी कहने का मतलब जब ये कार्बन के सेंटर पर अटैक करेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, मान लीजिए अभी के लिए बोल दो SN2 रिएक्शन, सिंपल। और जब ये इसके सेंटर पर प्रोटॉन पर अटैक करेगा तब इसको बोलेंगे E2 रिएक्शन। यानी कहने का मतलब जब कभी भी अल्काइल हैलाइड किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। अब जब बेस की तरह काम करेगा तो वो E2 रिएक्शन दिखाएगा
और जब इसकी तरह काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, तब वो SN2 रिएक्शन दिखाएगा। सवाल ये है कि कब SN2 होगा और कब E2 होगा, यही मैं समझ रहा हूँ। उससे पहले प्रोडक्ट देखना, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर A जुड़ जाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप थे, ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए उससे थे ही थे, और ये था हाइड्रोजन, यानी प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन जब ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट बनेगा आपकी एल्कीन, यानी प्रोडक्ट बनेगा दिस वन। तो ये क्या हुआ जी, ये तब हुआ जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसने दिखाई। और वो उल्टा हो गया, प्रोडक्ट उल्टे लिख दिए जी, प्रोडक्ट उल्टे लिख दिए। आप प्रोडक्ट को बिल्कुल सुल्टा लिखे, मैं तो लिख दूंगा मेरे भाई, ओ नाइस, मैं तो यहाँ पे लिख दूंगा, और मैं तो यहाँ पे पूरा ही लिख दूंगा, इसको सही कर दूंगा। तो आप बिल्कुल सही करें मेरे भाई, ये इसीलिए तो ये स्मार्ट बोर्ड है। याद रखें, जब वो बेस की तरह एक्ट करेगा तब वो एक्ट करेगा एज एन E2 रिएक्शन, और जब वो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तब उसको नाम दिया जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे लिख देता हूँ सही से, ये रही, ये इधर आ गई E2 रिएक्शन, और इसको इधर ला देता हूँ, इसको इधर ला देता हूँ, उल्टा हुआ था है ना। ये ऐसे बनेगा प्रोडक्ट, सिंपल है। यानी जब हमने SN2 करवाई ए की तरह तब हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जब एल्कीन बनी तब हुई एलिमिनेशन रिएक्शन, सिंपल है। तब कौन सी रिएक्शन होगी मेरे भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी जब एल्काइल हैलाइड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है, अभी के लिए इतना समझो कि जब कार्बन के सेंटर पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल, और जब H+ पर अटैक करेगा तो उसको नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। यानी अब एक दूसरे से ये सारे फैक्टर compete करते हैं, तो इसीलिए हम कंपटीशन करवा रहे हैं SN2 का और E2 का, यानी सब्स्टिट्यूशन अपने आप समझ जाएंगे, यानी कंपटीशन बिटवीन competition between substitution reaction and elimination reaction, है ना। ध्यान से समझना, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कब सब्स्टिट्यूशन होगी और कब एलिमिनेशन होगी, उनका बात का हम पता करते हैं। इसके बाद आप सारे लोगों को हमेशा के लिए पता चल जाएगा कि कब एलिमिनेशन होगी और कब सब्स्टिट्यूशन होगी। जब हम बात करते हैं तो हमको 3-4 फैक्टर देखने पड़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर देखने पड़ते हैं, सबसे पहला फैक्टर, तीन 3-4 फैक्टर पर देखने पड़ते हैं। दैट इज, सबसे पहला होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। क्या बोलूँगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, यानी ये जो सबस्ट्रेट आपने ले रखा है एल्काइल हैलाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहली बात हम पता करते हैं सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर से, पहला फैक्टर बोलूँगा। दूसरा फैक्टर, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर के बाद हम दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे, दैट इज साइज ऑफ बेस जब E2 होगा, और न्यूक्लियोफाइल जब SN2 होगा। इस पर भी बहुत भयंकर डिपेंड करता है मेरे भाई। तीसरा तीसरा फैक्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीसरा, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा कि SN2 होगा या E2 होगा, SN1 होगा या E1 होगा। और चौथा होता है सबस्ट्रेट के बाद, चौथा टेम्परेचर के बाद चौथा फैक्टर होता है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप और आखिरी फैक्टर जो आपको पहले से हालांकि पता है, तो मैं उसको भी जोड़ देता हूँ, सॉल्वेंट इफेक्ट। तो ये सारे फैक्टर आप एक एक करके पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। सीक्वेंस में आपको इनको अप्लाई करना है, ध्यान रहे सभी चीज़ों को ध्यान से डिटेल में पढ़ना है। तो आप यहाँ से बता पाएंगे कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा। जरा एक एक करके सारे फैक्टर को समझते हैं। सबसे पहला, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, है ना, थोड़ा नीचे करता हूँ इसे, बाद में दिख जाएगा आपको। सबसे पहला फैक्टर स्टार्ट करता हूँ। पहला फैक्टर है सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर। सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर
सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पर बहुत कुछ बातें डिपेंड करेंगे। यानी ये कैसा है, कहने का मतलब ये एल्काइल हैलाइड है कैसा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, इन सारी बातों का हमको पता एक एक करके लगेगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से जरा मेरी बातों को समझो। मान लीजिए सबसे पहले जो एक एक करके सारे सबस्ट्रेट लिखता हूँ, है ना। सबसे पहला जो सबस्ट्रेट आपके पास है वो है प्राइमरी सबस्ट्रेट। कैसा है मेरे भाई, प्राइमरी सबस्ट्रेट, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर प्राइमरी सबस्ट्रेट होगा तो SN1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि SN1 के लिए तो कार्बोकटाइन चाहिए। SN1 और E1 तो ना के बराबर होंगे। या तो SN2 पॉसिबल है, आपको पता है कि या तो SN2 हो सकती है या E2 हो सकती है, क्योंकि यही तो हो सकते हैं जी प्राइमरी में। तो SN2 हो सकता है या फिर E2 हो सकता है, ध्यान से समझें। लेकिन अगर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज स्मॉलर हो, यानी स्मॉल बेस हो, बेस हो, छोटा सा कोई बेस हो या नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि आपके पास KOH हो, KOH हो, दूसरा आपके पास क्या हो, C2H5OH हो, या NaNH2 टाइप कोई बेस हो, तो ये छोटे बेस है जी। अगर ये छोटे बेस हैं तो ध्यान रहे मेरे भाई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फेवर्ड। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगा ओवर एलिमिनेशन। तो यानी दिखाने के चांसेज हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, वो SN2 रिएक्शन को प्रिफर करेगा। क्योंकि जब आप इसकी बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, आप इस पॉइंट को समझिए तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप बात को समझे, एग्जाम्पल समझे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, यहाँ पे लिखूँ एग्जाम्पल, सिंपल है। मान लीजिए कोई प्राइमरी सबस्ट्रेट लूँ, ये रहा CH3 CH2 और Br, है ना। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ सपोज दैट KOH के साथ, KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि प्राइमरी, आपको साफ साफ बात पता है ये प्राइमरी है, इसके चारों तरफ भीड़ कम है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्यों फेवर करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर सकता है, क्योंकि वहां पर भीड़ कम है। तो फेवर कौन सी होगी, फेवर होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने ये नहीं कहा कि एलिमिनेशन नहीं होगी, लेकिन फेवर कौन सा ज़्यादा, कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मान लीजिए ये बना CH3 CH2 और ये बना OH, जब सब्स्टिट्यूशन हुई। और जब आप एलिमिनेशन करवाएंगे तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिंपल है। जब एलिमिनेशन करेंगे तो एल्कीन बनेगी, और जब वो करेंगे तो एल्कोहल बनेगी। मैं एग्जैक्ट डेटा आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने सब्स्टिट्यूशन करवाई तो 90% ये बना और 10% एल्कीन बनी। यानी मेजर प्रोडक्ट जो आया वो सब्स्टिट्यूशन से आया, और माइनर प्रोडक्ट जो आया वो एलिमिनेशन से आया। तो ध्यान रहे, जब प्राइमरी एल्कीन हो, ऐसे लिख दो, जब 1 डिग्री, एल्कीन क्यों बोल रहा हूँ, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, हैलाइड हो, और छोटा बेस हो, स्मॉल बेस, छोटा बेस, छोटा बेस मतलब ये लिखे मैंने अभी, छोटा बेस हो, तब आप याद रखें कि जो SN2 होगा वो मेजर होगा, तब E2 नहीं होगा। तो SN2 कौन सा होगा, ये होगा। तो इस पॉइंट से आप ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट से। तो प्राइमरी में तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, है ना। प्राइमरी में तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर है। प्राइमरी में आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात आप ध्यान रखें। लेकिन आगे चलता हूँ, अगर सेकेंडरी हो, मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मेरे पास जो सबस्ट्रेट हो वो सेकेंडरी सबस्ट्रेट हो, सेकेंडरी सबस्ट्रेट हो, ध्यान से सुनना, क्या हो मेरे पास, मैंने आपको बोला कि जो एल्काइल हैलाइड हो वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो,
हैलाइड हो, और साथ ही साथ अभी भी ध्यान रखें छोटा बेस हो। छोटा बेस मैंने नाम लिखा दिया हो, छोटा स्मॉल बेस बोल सकता हूँ, है ना। स्मॉल बेस हो तो अब की बार मेरे भाई एलिमिनेशन इज फेवर्ड। सब्स्टिट्यूशन से ऊपर कौन होगा? एलिमिनेशन इज फेवर। एलिमिनेशन फेवर करेगा। क्यों? चेक करना, चेक करना, चेक करना, है ना। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, आप चेक करना खुद। मान लीजिए ये लिखूं CH3 Br और ये रहा CH3, है ना। अगेन आप इसकी रिएक्शन मान लीजिए KOH के साथ ही करवा रहे हैं, तो अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो आपको पता है प्रोडक्ट बनेगा CH3। अब मैकेनिज्म आपको पता है, या Br हटा के OH आ जाएगा, तो CH3 और यहाँ पे लग गया OH। ये तो सब्स्टिट्यूशन से आया। लेकिन अगर मैं एलिमिनेशन करवा दूँ तो एलिमिनेशन करवाने के बाद जो आएगा वो आएगा, सपोज दैट यहाँ से कौन सा होगा, ये रहा 0, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, कहीं से भी करवाओ एक जैसा बनेगा। ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों प्रोडक्ट बने। मेजर और माइनर मैं आपको एग्जैक्ट मेजर और माइनर का डेटा भी मैं आपको दे देता हूं, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो पाए। सेकेंडरी सबस्ट्रेट में 79% बनाइए और 21% बनाइए। यानी अगर आप ध्यान से समझे, कंक्लूजन ये निकला कि अगर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, एल्काइल हाइलाइट हो प्लस उसके साथ छोटा बेस हो, स्मॉल बेस हो, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन E2 को फेवर करेगा। क्यों फेवर करता है E2 को? क्योंकि अब इस कार्बन पर अटैक करना टफ हो गया है। इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन, इस पर अटैक करना टफ हो गया क्योंकि दो दो मिथाइल ग्रुप लग गए, स्टेरिक क्राउडिंग हो गई मेरे भाई। तो इस पॉइंट से आप ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी में इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत सेकेंडरी में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। अब चलता हूँ टर्सरी में। ऐसे पढ़ना पड़ता है जी, बस ऐसे पढ़ना पड़ता है, अलग कुछ भी नहीं है मामला। तीसरा, अगर टर्सरी सबस्ट्रेट, टर्सरी सबस्ट्रेट हो मेरे पास मान लीजिए, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझें। अगर मेरे पास टर्सरी सबस्ट्रेट हो, अब जो समझदार होगा वो समझदार अपने आप समझ गया होगा मेरे भाई कि टर्सरी होने का मतलब, टर्सरी होने का मतलब ये तो E1 होगा, ये तो E2 होगा, ये तो E1 होगा, ये तो E2 होगा। ध्यान से देखो, अगर सबस्ट्रेट टर्सरी हो यानी 3 डिग्री सबस्ट्रेट हो, सबस्ट्रेट हो और बेस जो हो वो कैसा भी हो, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, कैसा भी बेस हो, हमेशा याद रखें जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन इज हाईली फेवर्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन इज हाईली फेवर्ड। एलिमिनेशन रिएक्शन इज हाईली फेवर्ड, हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगी वो फेवर करी जाएगी। ऐसा क्यों होता है, चेक करो ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए टर्सरी सबस्ट्रेट है कोई, है ना, CH3 CH3 ब्रोमीन, अगेन रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ मेरे भाई, KOH के साथ, है ना। बार बार KOH NaOH नेगेटिव चार्ज कुछ भी ले सकते हैं। जब आप इसका सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा दिस वन, और यहाँ पर आ जाएगा OH। कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप खुद समझदार हैं कि मिथाइल ही होता है ना। अब जब यहाँ से बीटा प्रोटोन लेगा तो बीटा प्रोटोन को लेने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, बीटा प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद
जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, ऐसे लिख देता हूँ, सी, इधर CH3, इधर C, डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, एल्कीन बने। परसेंटेज की अगर बात करूं, एग्जैक्ट आपको बता देता हूं, तो 91% प्रोडक्ट ये बनता है, 91% इसकी यील्ड आती है, और इस केवल 9% बनता है, इसलिए सब्सटीट्यूशन वाला प्रोडक्ट माइनर होता है और ये प्रोडक्ट मेजर होता है, याद रखेंगे। तो कहने का मतलब, अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, बेस चाहे वीक हो, वीक मतलब चाहे छोटा हो, स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, बड़ा, कुछ भी हो जाए, आप याद रखें एलिमिनेशन करवाना है, यानी E2, E2 क्यों, E1 होगा ना, E1 इज फेवर, क्योंकि कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल बनेगा, तो E1 जो होगा वो फेवर करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी। आपको पता ही है, तीन मिथाइल ग्रुप है लगे हुए, तो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में मेरे भाई दिक्कत आएगी। तो पहला फैक्टर तो मेरे भाई बिल्कुल क्लियर है, और पहला फैक्टर मेरे भाई बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके से आप पहले फैक्टर को आसानी से समझ सकते हैं, जो था सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर समझ गए, तो अब चलता हूं दूसरे फैक्टर पर। दूसरा क्या था जी, दूसरा था हमारे पास, दैट इज टेम्परेचर, पहले था या ये था, दूसरा था साइज ऑफ बेस। इस पे चलता हूं, साइज ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल, है ना, सही लिखता हूं, साइज ऑफ बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल ऑफ बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो इनका साइज भी बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। अब ध्यान से देखो, इस बात को यहीं पे समझ जाओ, यहीं पे समझ जाओ। साइज में अगर हम बात करूं, या तो साइज हो सकता है स्मॉल, और या तो बेस का साइज हो सकता है बल्कि, बल्कि, है ना। जैसे स्मॉल में क्या हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है जैसे C2H5OH, ये भी बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। यहाँ पर हो सकता है KOH स्मॉल में, यहाँ पे हो सकता है NaNH2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हो गए स्मॉल, है ना। तो और जब बल्कि होगा, ये तो छोटे हो गए, अब बल्कि मतलब बहुत बड़ा, जैसे आपके पास होता है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, टर्ट ब्यूटोक्साइड, O नेगेटिव K पॉजिटिव, सिंपल, ये बल्कि है जी। बल्कि का मतलब समझ रहे हैं आप, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बनाऊं तो ये ऐसा होगा, ऐसा होता है जी, चेक करो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। दूसरा हो सकता है LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये होता है जी लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, अमाइड नाइट्रोजन, ऐसा ऐसा ऐसा, डाई आइसोप्रोपाइल, ऐसा ऐसा ऐसा, इस पर नेगेटिव और Li पे पॉजिटिव। तो चेक करो ये दोनों बल्कि है जी, तो ये बल्कि है, तो ध्यान से देखो, जब इसको स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, ये दोनों पूछे जाते हैं, इन दोनों की काम आती है, इन दोनों के काम आती है, ये सिंपल है। अब यहाँ तक बात समझो, जब हमारे पास साइज जो होगा स्मॉलर होगा, तो हमेशा याद रखें जो सब्सटीट्यूशन होगा वो फेवर होता है, फेवर। लेकिन अगर कोई बल्कि है, तो तब हमारा एलिमिनेशन फेवर होता है, तब क्या होता है मेरे भाई, एलिमिनेशन फेवर होता है। तो इतने पॉइंट को आप याद रखें, यहीं से आप आसानी से बात को बता सकते हैं, इतने से पॉइंट में आपकी बात बन जाएगी। तो दूसरा ये जी फैक्टर। तीसरा सरल सरल है यार, इसको तो और डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, कभी बताऊंगा कभी की, क्योंकि भाई साहब बेस का काम क्या है, आप खुद समझो ना, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्यों छोटा जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहा है छोटा वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है कार्बन पे, अगर खुद ही न्यूक्लियोफाइल हिंडर्ड है, तो वो तो कहाँ से कार्बन को अप्रोच कर पाएगा, जबकि बेस का काम तो आसानी से कर सकता है ना, दूर से प्रोटॉन ही तो खींचना है उसने,
तो आसानी से कर सकता है। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है। दूसरा फैक्टर था, जब आप ये भी है तो दूसरा था टेम्परेचर। टेम्परेचर का रोल भी रहता है जी। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो तो इन जनरल हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन फेवर होता है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है। जबकि लो टेम्परेचर पर लो टेम्परेचर पर आपका सब्स्टिट्यूशन फेवर होता है। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन फेवर होता है, जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। तो अगर लो टेम्परेचर होगा तो एलिमिनेशन फेवर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो सब्स्टिट्यूशन फेवर होगा। आसान है जी, बहुत ही आसान है। सब्स्टिट्यूट हो गया। अब चलता हूँ तीसरा। तीसरा आपको पहले पता है, तीसरा फैक्टर। इसके बाद आपका क्या था जी? तीसरा। तीसरा तो हो गया। चौथा, चौथा था सोलवेंट। चौथा था सोलवेंट ही था। टेम्परेचर के बाद लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप लिखता हूं, ये एक बड़ी काम की चीज है। लिविंग ग्रुप, ये बहुत काम की चीज है जी। लिविंग ग्रुप, ये बहुत काम की चीज है। लिविंग ग्रुप है ना, इसको ध्यान से समझना। ये सवाल अगर मैं पेपर बनाऊं ना आपका यूकेपीएससी का, तो मैं तो ऐसे सवाल डालूं। मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है इनके, मैं कुछ लाजवाब लाजवाब लिविंग ग्रुप मैं आपके लिए ला रखा हूं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर समझना। जैसे लिविंग ग्रुप हमारे पास हो कुछ ऐसे, आपको ये तो पता ही है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये तो आपको पता ही है सबको। आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई, आपको पता है। कोई भी हो, एस एन वन हो, चाहे ई वन हो, चाहे ई टू हो, चाहे कोई भी हो, एस एन टू हो, आपको पता है ये इस तरीके से डिपेंड करता है। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप, ध्यान से सुनना, नोट की बात लिखा रहा हूं, पत्थर की लकीर है, पक्का ही पक्का ध्यान से समझना। मजा ना आए मेरे भाई तो बताना। अगर, ध्यान से सुनना, अगर इफ लिविंग ग्रुप, अगर लिविंग ग्रुप आपके कुछ ऐसे हैं, या तो एन आर थ्री प्लस हो, ये हो सकता है, या तो लिविंग ग्रुप एन एच आर टू हो, ये हो लिविंग ग्रुप कहीं पर, और या तो आपका लिविंग ग्रुप एस आर टू प्लस हो। इन लिविंग ग्रुप का विशेष ध्यान रखें, इन लिविंग ग्रुप का विशेष ध्यान रखें। हमेशा इनके केस में हॉफमैन एल्कीन मेजर हो जाएगी। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर एलिमिनेशन हुआ, सब जगह सेटजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, लेकिन अगर ये सारे लिविंग ग्रुप आ गए तो हॉफमैन एल्कीन मेजर होगी। हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जी? चेक कर, हॉफमैन मेजर हो जाएगा। यहीं पे लगा, मान ले इस हेलोजन की जगह लगा दूं, यहीं पे लिख देता हूं एन आर थ्री प्लस, है ना। अब तू ई टू ई वन करवाना चाहता है, ई वन करवाना चाहता है, इसको जब लिविंग ग्रुप को हटाएगा, जब इस लिविंग ग्रुप को हटाएगा, तो मेरे भाई जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। उसकी वजह से जब लिविंग ग्रुप जाएगा, या कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ वो बगल में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींचेगा तो कार्बोकैटायन बहुत ही कम स्टेबल हो जाएगा, कार्बोकैटायन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, जो कि मज़ेदार बात नहीं है। तो हमेशा याद रखें, अगर ये लिविंग ग्रुप कहीं पर हैं, या ये लगे हुए हैं, ये वाले कंपाउंड लगे हुए हैं कहीं पर, तो आप समझ जाना हॉफमैन एल्कीन मेजर हो गया। इतनी बात आप ध्यान रखें। ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। आखिरी बात, सोलवेंट। अरे यार, अब आपको पता ही है सोलवेंट, सॉल्वेंट आपको पता ही है, पहले दिन से चिल्ला रहा हूं। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, पोलर प्रोटिक का मतलब जैसे वाटर, एल्कोहल एक्सेट्रा पोलर प्रोटिक होते हैं। अगर पोलर प्रोटिक होगा तो ओबियस बात है ये SN1 एंड E1 रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि दोनों में कार्बोकैटायन बनेगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। जबकि
अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, लाइक डीएमएफ हो गया, डीएमएसओ हो गया, एचएमपीटी हो गया, एसीटोन हो गया, ये सारे के सारे या तो E2 रिएक्शन दिखाएंगे या तो SN2 रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि पोलर प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट के पास हिडन चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर हुआ तो ना तो SN1 दिखाएगा और ना तो E1 दिखाएगा। ये हमारी कहानी थी एलिमिनेशन रिएक्शन की मेरे भाई, ये हमारी कहानी थी। ये खत्म हुआ आपका एलिमिनेशन वाली बात, अब आपकी खत्म हुई मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर मजा आया होगा सब्स्टिट्यूशन की तरह एलिमिनेशन भी। अब कौन कौन से रिएक्शन होंगे डिहाइड्रेशन, हम लास्ट में एक दिन में एक लेक्चर में सारी रिएक्शन को खत्म करवा दूंगा, पहले मैकेनिज्म समझो। तो ये हमने सारी रिएक्शन को खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है। आप द शिक्षक एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं 3787। आपको टेस्ट सीरीज की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे भाई आपको दी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई सब लोगों को। नए लेक्चर में मिलूंगा एडिशन रिएक्शन के साथ। अब हमारा क्या बचता है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, अब बच जाएगा एडिशन। जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा ये, जबकि आज तीसरा लेक्चर है। 6 लेक्चर में सारी बातें खत्म कर दूंगा। तो नए लेक्चर में नई एनर्जी, नए उत्साह, नए टॉपिक और नए रिदम के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सारे लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपसे मिलता हूँ नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक